भारत के संविधान में ज्यादातर पावर्स प्रधानमंत्री को दी गई हैं, क्योंकि भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम पर चलने वाला देश है। इसलिए यहां पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। लेकिन भारत में जितने भी बिल पास किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति के पास भले ही आधिकारिक तौर पर बहुत ज्यादा पावर्स ना हो, लेकिन तब भी ये पद अपने आप में बहुत जरूरी होता है और वास्तव में ये भारत को विश्व स्तर पर और घरेलू स्तर पर भी पेश करता है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि इन पदों पर कौन बैठा है, उसके जनता के साथ कैसे संबंध हैं और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक देश के राष्ट्रपति को उस देश के सभी लोग पसंद करें, लोग उन्हें इतना पसंद करें कि उन्हें देश के राष्ट्रपति के बजाय पीपल्स प्रेसिडेंट यानी कि लोगों का राष्ट्रपति बोला जाए। साथ ही उसे स्टूडेंट्स भी पसंद करते हों। वो राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति हो जो वैज्ञानिक भी हो और एक बड़ा स्कॉलर भी। ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि ऐसा एक ही व्यक्ति के अंदर मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन भारत के इतिहास ने एक ऐसे राष्ट्रपति को देखा है जिसमें ये सब चीजें थीं। उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ने संघर्ष की एक नई परिभाषा लोगों के सामने पेश की थी। एक व्यक्ति जो बचपन में रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचा करता था, वो एक दिन एक देश के सबसे ऊंचे पद पर जाकर बैठा। ये उनके संघर्ष की असली कहानी है। एपीजे अब्दुल कलाम देश का भविष्य बच्चों और स्टूडेंट्स में देखते थे। उनका ये मानना था कि अगर देश के युवा ये ठान लें कि उन्हें देश में पॉजिटिव बदलाव लाने हैं, तो कुछ ही सालों के अंदर भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनने से पहले इसरो के अंदर चीफ साइंटिस्ट के तौर पर भी काम किया था। उन्होंने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी अपना योगदान दिया था। साइंस में उनके इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1998 में जब भारत ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस वक्त भी अब्दुल कलाम उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। जैसा कि हमने आपको बताया, अब्दुल कलाम को युवाओं से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी किताबें लिखी वो सभी युवाओं के लिए थी। ऐसे युवाओं के लिए जो देश को बदलने का जज्बा रखते थे। अब्दुल कलाम ये कहते थे कि परिस्थितियां हमारे आगे बढ़ने का एक बहाना नहीं हो सकती। उन्होंने अपने अनुभवों से कई सारी ऐसी किताबें लिखी जो हमें संघर्ष के समय में मजबूती से खड़े रहना सिखाती हैं। ऐसी ही एक किताब है लर्निंग हाउ टू फ्लाई। एपीजे अब्दुल कलाम की यह किताब उनके सपनों की उड़ान की कहानी है। इस किताब में उन्होंने हमें मुश्किल हालातों का बिना डरे मुकाबला करने की सीख दी है। वहीं इस किताब की चर्चा में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सपनों की उड़ान कैसे भर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने समाज का भविष्य कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं लर्निंग हाउ टू फ्लाई बुक समरी के सफर पर। मैं पंखों के साथ पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं रेंगने के लिए नहीं बना। मेरे पास पंख हैं, इसलिए मैं उड़ूंगा। ये शब्द हैं एक फेमस सूफी कवि रूमी के, जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कई बार अपने भाषण में बोला करते थे। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये बात कही थी। ये बातें उन्होंने इसलिए कही थी ताकि हम ये समझ पाएं कि हम अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। 13th सेंचुरी में एक सूफी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था जलालुद्दीन रूमी। ये लाइनें उन्होंने अपनी कविता में लिखी थी। इस कविता की आगे की लाइनें कुछ इस तरह हैं। मैं हिम्मत के साथ पैदा हुआ हूं, मुझ में विश्वास और अच्छाई भरी है। मैं
सपनों के साथ पैदा हुआ हूं और मैं उन्हीं सपनों के लिए जीऊंगा। अब्दुल कलाम कहते हैं कि 20 साल के होने से पहले आप अपने सपनों को चुन लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि आपको जीवन में क्या करना है और समाज के अंदर क्या बदलाव लाना है। इसके बाद दूसरे स्टेप में आप हर वक्त ये कोशिश कीजिए कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नॉलेज हासिल करते रहें। तीसरे स्टेप में आप अपनी इस नॉलेज का सही इस्तेमाल करें और कड़ी मेहनत और संयम के साथ इस रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचें। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज आपको एजुकेशन से मिलेगी। एजुकेशन ही आपको अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए पंख देती है और यही हौसले से भरे पंख आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आर्टिस्ट और न जाने क्या क्या बनने में मदद करेंगे। इतना ही नहीं, आप इन पंखों के साथ चांद पर चलने के सपने भी देख सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इसे बनाने वाले थॉमस एल्वा एडिसन का ख्याल आता है। जब हम एरोप्लेन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में राइट ब्रदर्स का ख्याल आता है, जिन्होंने इंसान के आकाश में उड़ने के सपने को सच करके दिखाया। ऐसे ही जब हम टेलीफोन के बारे में सोचते हैं तो हम ग्राहम बेल के बारे में सोचते हैं। भारत से भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कुछ अलग करके दिखाया था। उसका नाम था सीवी रमन, जिन्होंने यह बताया था कि आखिरकार आसमान के नीले दिखने का क्या कारण था। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वहीं एक भारतीय मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की थी, लेकिन मैथ्स के लिए उनके प्यार ने उनको दुनिया के सबसे महान मैथमेटिशियंस की लिस्ट में उन्हें सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। हम बात कर रहे हैं श्रीनिवासन रामानुजन की। इन सब लोगों की खास बात क्या है? दरअसल ये सभी लोग नॉलेज के प्यासे थे। नॉलेज की खोज में ये कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसलिए उनके काम और नाम आज दुनिया में अमर हो चुके हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको लगेगा कि शायद आप भी बाकी लोगों की तरह ही हैं और आप में कुछ भी खास नहीं है। लेकिन आपको यह बात जान लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। आप केवल आप बनकर ही अपना बेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर वाले या आपके टीचर्स आपको यह कहें कि आप भी बाकी बच्चों की तरह टॉप क्यों नहीं करते। उनके कहने का मतलब यह है कि आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करें। लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आपको केवल खुद की खोज में निकलना है। आपको दूसरों की नकल कभी भी नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों, आपको यहां यह बात ध्यान में रखनी है कि अपने आप को पाने के लिए आपको सबसे मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको लोगों को साबित करना पड़ेगा कि आप अपने आप में कितने खास हैं। इसके लिए आपको कुछ हथियारों की जरूरत पड़ेगी। उसमें सबसे पहला हथियार है आपकी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य होना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार नॉलेज हासिल करना और उस नॉलेज के साथ कड़ी मेहनत करना। अपने आप को साबित करने की इस लड़ाई में यही आपके हथियार हैं, यही आपका साथ निभाएंगे। हम आपको काफी देर से नॉलेज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस नॉलेज का आखिरकार होता क्या है? तो दोस्तों, नॉलेज बनती है क्रिएटिविटी, राइटियसनेस और करेज यानी कि हिम्मत से। वापस समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नए तरीके से चीजों के बारे में सोचना। यह क्रिएटिविटी आती है लर्निंग यानी कि सीखने से, और यह क्रिएटिविटी फिर आपको सोचने पर मजबूर करती है और यही सोचना आपको और अधिक नॉलेज देता है और यही नॉलेज आपको महान बनाती है। नॉलेज का अगला हिस्सा है
राइटियसनेस, यानी कि मन का साफ होना, इरादों का नेक होना। आपके इरादे नेक होने से आपके कैरेक्टर में ब्यूटी आती है, पर आपके कैरेक्टर में ब्यूटी आने से आप एक बेहतर समाज और देश का निर्माण करते हैं। नॉलेज का तीसरा हिस्सा है करेज, यानी कि हिम्मत। हिम्मत कुछ अलग सोचने की, कुछ नया करने की, ऐसे रास्ते पर चलने की जिन पर अब तक कोई नहीं चला है, ऐसी चीजों को खोजने की जिन्हें अब तक खोजा नहीं गया है। हिम्मत समस्याओं से लड़ने की और अपने आप को हमेशा यकीन दिलाने की कि आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। पर आखिरकार ये नॉलेज हमें मिलेगी कहां से? दरअसल नॉलेज हमें कहीं से भी मिल सकती है। हमारे घर से, अच्छी किताबों से, हमारे टीचर्स से और हमारे आसपास के माहौल से। आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आकर उनसे नॉलेज ले सकते हैं। स्कूल में जब टीचर आपको कुछ नया बताए तो वो नॉलेज का हिस्सा है। आज के समय में जहां दुनिया में हर कोई अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, ऐसे में युवाओं का नॉलेज हासिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके 3 अलग अलग पहलू हैं। पहला है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जिसमें एजुकेशन के साथ साथ ये बताया जाए कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। दूसरा, धर्म को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना। तीसरा, टीचर्स के पढ़ाने के तरीकों को ऐसा करना जिससे कि बच्चे सीखने के लिए उत्सुक रहें। अब बारी आती है आपके अपने आप से वादा करने की, और आपको धीरे धीरे उन चीजों पर काम करके अपने इन वादों को पूरा करना है। सबसे पहले आता है कि आप एक लक्ष्य बनाएंगे और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आप ये मानकर चलेंगे कि छोटा सोचना एक गुनाह है। दूसरा, आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। तीसरा, आप अपने परिवार के एक अच्छे सदस्य बनेंगे। आप अपनी सोसाइटी के एक अच्छे मेंबर बनेंगे और इस देश के विकास के लिए काम करने वाले नागरिक बनेंगे। चौथा वादा जो आपको अपने आप से करना है वो ये है कि आप हमेशा दूसरों की जिंदगी बचाने और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इस काम को करते वक्त आप उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। पांचवा वादा यह है कि आप हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इससे आगे है कि आप समय की कीमत हमेशा जानेंगे। इसके बाद आप एनवायरनमेंट को साफ रखने की कोशिश करते रहेंगे। और आपका आखिरी वादा है कि हमारा राष्ट्र ध्वज हमेशा आपके दिल के अंदर लहराता रहेगा और आप अपने देश के लिए देश का नाम रोशन करेंगे। साल 2015 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोलंबो में स्टूडेंट्स के ग्रुप से बात कर रहे थे और वहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो युवाओं को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि डॉक्टर कलाम ने वहां उन स्टूडेंट से क्या कहा। क्या आपको इग्नाइटेड माइंड्स के बारे में पता है? क्या आपने कभी इस शब्द को सुना है? अगर नहीं तो आज आप इसके बारे में जान जाएंगे। अंग्रेजी के शब्द इग्नाइटेड का मतलब है ज्वलंत, यानी कि जलता हुआ, और इसलिए इग्नाइटेड माइंड्स का मतलब हुआ एक जलता हुआ दिमाग। जलते हुए दिमाग से हमारा मतलब है एक ऐसा दिमाग जो लगातार कुछ बड़ा करने की सोचता रहता है। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि वो किन समस्याओं का सामना कर रहा है। वो अपने दिमाग में एक लक्ष्य को लेकर चलता है और उसे पाकर ही रहता है। हमारे एपिसोड आपको नौजवानों के इसी इग्नाइटेड माइंड्स और ऐसे युवाओं के रास्ते में आने वाले अनेकों चैलेंजेस के बारे में बताएंगे। तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि एक राष्ट्र को बनने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज है कि उस देश में बीमारियां बहुत कम फैली हों, वहां लोग अच्छी खासी कमाई करते हों, वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है।
तो आखिरकार हम देश के हर एक नागरिक को ये सब चीजें कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? इस चीज को सफल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है युवाओं का इग्नाइटेड माइंड्स, या यूं कहें कि उनका ज्ञान और दिमाग। युवाओं का ये इग्नाइटेड माइंड इस धरती का सबसे ताकतवर रिसोर्स है। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो हम अपने सभी चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं और दुनिया में शांति और खुशहाली ला सकते हैं। चलिए हम दुनिया की दो बड़ी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। पहली है कि इस दुनिया में करीब 7 बिलियन लोग रहते हैं और इसमें से करीब 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन 50% लोगों के पास पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। अब सवाल ये आता है कि यूथ यानी कि युवा कैसे इस समस्या को मिटा सकता है? जरा सोचिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में केवल 5 दूसरे लोगों को पढ़ाए और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए, तो इससे हम लिटरेसी के प्रतिशत को कितना बढ़ा सकते हैं? यही वो यूथ है जो अपने क्रिएटिव आइडिया से पानी की कमी की समस्या को दुनिया से खत्म कर सकते हैं। साल 2003 की बात है। डॉक्टर कलाम भारत के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद स्टेट अरुणाचल प्रदेश में एक विजिट के लिए गए थे। वहां के तवांग इलाके में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। जब डॉक्टर कलाम वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर हर कोई बहुत ही शांत और खुश था। वहां हर उम्र के मंक यानी कि संत मौजूद थे। तब डॉक्टर कलाम को अंदर ही अंदर ये सवाल परेशान करने लगा कि आखिरकार इस जगह की ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ के लोग इतनी शांति से रह रहे हैं। जब उन्होंने ये सवाल मोनेस्ट्री के चीफ मंक से पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप इस देश के राष्ट्रपति हैं, आपको इस बारे में जरूर जानकारी देंगे। इसी के साथ उस चीफ मंक ने सभी मंक्स को एक जगह बैठाया और बीच में खुद और डॉक्टर कलाम बैठे और तब उन्होंने बताया कि इस दुनिया में वायलेंस का सबसे बड़ा कारण है अविश्वास और दुख। अविश्वास का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड करते हैं और उस वजह से हम दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते और यही चीज हमारे दुखी होने का कारण भी बनती है। इस मॉनेस्ट्री में वो बस अपना घमंड अपने दिमाग से निकाल देते हैं। उनके भीतर अहंकार नहीं बचता, क्योंकि अगर हम अपने ईगो को अपने दिमाग से निकाल देंगे तब हम कभी भी दूसरे इंसान से कभी भी नफरत नहीं करेंगे। एक बार नफरत हमारे दिमाग से निकल गई, उसके बाद वायलेंस हर जगह से खत्म हो जाएगी और एक बार वायलेंस हमारे समाज से खत्म हो गई, उसके बाद हर तरफ शांति ही शांति दिखेगी। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार हम लोगों के अंदर से इस घमंड को कैसे निकालें? तो इसका जवाब यह है कि हमें छोटी उम्र से ही उनको ऐसे संस्कार देने होंगे जिससे उन्हें शांति की अहमियत पता लगे, और एक बार उन्हें शांति की अहमियत पता लगी उसके बाद वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनका दिमाग शांत नहीं रहता हो। ऐसे ही डॉक्टर कलाम ने जब इस बारे में बाकी धर्मों के स्पिरिचुअल गुरुओं से बात की तो उन्होंने भी इस बात का यही जवाब दिया कि शांति केवल अपने अंदर के अहंकार को हटाने से ही आ सकती है। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लीडरशिप और लीडरशिप में यूथ का क्या योगदान हो सकता है, इस टॉपिक पर डॉक्टर कलाम कोई स्पीच दे रहे थे और लेक्चर के बाद कुछ अलग अलग स्टूडेंट्स ने डॉक्टर कलाम से कुछ सवाल पूछे। कुछ अमेरिकी स्टूडेंट्स ने पूछा कि आप अपने देश में मिसाइल और एटम बॉम्ब बना रहे हैं जबकि आपके देश में लोगों को एजुकेशन और हेल्थ केयर की ज्यादा जरूरत है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा कि अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो पिछले 5000 सालों में केवल 600 साल ही भारत पर भारतीयों ने राज किया है। उससे पहले तक हम पर अलग अलग देशों से आने वाले राजाओं ने हमला करके हम पर शासन किया है और इसमें सबसे अंत में ब्रिटिश भी शामिल हैं। हमने हमारी आजादी 150 सालों के लंबे संघर्ष के बाद हासिल की
लेकिन हमारे इस इतिहास ने हमें एक बात सिखा दी कि जब तक हमारी सेना मजबूत नहीं होगी, तब तक हम अपने देश को विदेशी ताकतों से बचा नहीं पाएंगे। हम जब तक ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तब तक हमारे पास खुद न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि हम शांति नहीं चाहते हैं। हमने नो फर्स्ट यूज का डॉक्ट्रिन साइन कर रखा है। इसका मतलब है कि भारत तब तक किसी देश पर न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा जब तक कि सामने वाला देश एक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं कर लेता। इसके बाद अगला सवाल डॉक्टर कलाम से पाकिस्तानी लड़की ने पूछा। उसने कहा कि क्या कभी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों शांति के लिए काम करें। उसके जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। हमने पहले देखा था कि यूरोप के देश एक दूसरे से हर छोटी छोटी बात पर लड़ते थे, यहां तक कि उनकी वजह से दुनिया में 2 विश्व युद्ध भी हो चुके हैं। लेकिन आज यूरोप के 27 देश एक साथ मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बना चुके हैं और सब मिलकर आपस में शांति कायम करके रखे हुए हैं। ऐसे में भी हो सकता है जब भारत और पाकिस्तान साथ मिलकर पूरे साउथ ईस्ट रीजन में शांति कायम करेंगे। डॉक्टर कलाम से अगला सवाल MIT के एक लड़के ने पूछा। उसने कहा कि डॉक्टर कलाम के अनुसार आने वाले 20 सालों में टेक्नोलॉजी के अंदर क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा कि आने वाले 20 सालों में यानी कि साल 2030 तक बायोसाइंस, नैनो साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और एनवायरनमेंट साइंस सब्जेक्ट काफी चर्चा में होंगे और ये वो टेक्नोलॉजी होगी जो हमारे समाज की बेहतरी के लिए काम करेगी। 18 दिसंबर साल 2014 जब इसरो ने अपना GSLV Mark 3 रॉकेट मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, इससे यह तय हो गया था कि अब जल्द ही भारत भी स्पेस में अपने नागरिकों को भेज देगा। यह दिखाता है कि भारत का युद्ध अब धीरे धीरे कैसे साइंस की ओर कदम बढ़ा रहा है। साइंस का मतलब अब डॉक्टर और इंजीनियर तक सीमित नहीं रह गया है और अब युवा वैज्ञानिक बनने की राह पर भी चल निकले हैं। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि जब आज भी देश में वैज्ञानिक बनने का इतना ज्यादा चलन नहीं है, तो आज से न जाने कितने सालों पहले एक सामान्य से परिवार से आने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक बनने का फैसला कैसे लिया होगा। इसके लिए हमें उनके बचपन की ओर चलना होगा। वो जब 10 साल के थे और 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर उनके टीचर हुआ करते थे। जब भी वो क्लास में घुसते तो सभी बच्चों को उनमें एक ऐसा टीचर नजर आता जो नॉलेज बांट रहा हो। शिवा सुब्रमण्य अय्यर उनके स्कूल के सबसे बेहतरीन टीचर्स में से एक थे। कलाम साहब और उनके सभी क्लासमेट्स भी उनको बहुत पसंद करते थे और उनकी क्लास अटेंड करने का बेसब्री से इंतजार करते थे। एक दिन शिवा सुब्रमण्य अय्यर चिड़िया की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। चिड़िया की उड़ान के बारे में अच्छे तरीके से समझाने के लिए शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया का डायग्राम बनाया। उस डायग्राम में उन्होंने चिड़िया का हेड, टेल और विंग्स अलग अलग बनाए थे। उन्होंने सभी बच्चों को समझाया कि किस तरह एक चिड़िया जमीन से उठती है और आसमान में उड़ती है। उन्होंने ये भी समझाया कि किस तरह चिड़िया हवा में उड़ते हुए अपना डायरेक्शन बदलती है। 25 मिनट के अपने लेक्चर में उन्होंने समझाया कि चिड़िया किस तरह उड़ती है और आसमान में किस तरह अलग अलग फॉर्मेशंस बनाती है। क्लास खत्म होने पर उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने जो पढ़ाया वो सभी स्टूडेंट्स को समझ आया। कलाम साहब ने ऑनेस्टी से शिवा सुब्रमण्य अय्यर से कहा कि उन्हें ठीक से उनका लेक्चर समझ नहीं आया। कलाम साहब के ऐसा बोलने के बाद उनके कई क्लासमेट्स ने भी शिवा सुब्रमण्य अय्यर से कहा कि उन्हें भी उनका लेक्चर ठीक से समझ नहीं आया। स्टूडेंट्स की यह बात सुनकर शिवा सुब्रमण्य अय्यर नाराज नहीं हुए, क्योंकि वो एक पैशनेट टीचर थे। उन्होंने अपने लेक्चर को स्टूडेंट्स को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक दूसरा तरीका निकाला।
शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने स्टूडेंट से कहा कि वो उन्हें समंदर के किनारे ले जाना चाहते हैं। उसी दिन शाम को उनकी पूरी क्लास रामेश्वरम में समंदर के किनारे जमा हुई। समंदर के किनारे मीठी आवाज में चिड़िया चहचहा रही थी। तब शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने स्टूडेंट्स को दिखाया कि किस तरह 10 से 20 चिड़ियाएं एक ही फॉर्मेशन में उड़ रही थीं। शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने स्टूडेंट से पूछा कि जब चिड़िया आसमान में उड़ती है तो वो किस तरह नजर आती है। उन्होंने स्टूडेंट से उड़ती हुई चिड़ियाओं की टेल और विंग्स की तरफ देखने को कहा। स्टूडेंट्स ने देखा कि जिस तरफ चिड़िया अपने विंग्स और टेल मोड़ रही थी वो उसी डायरेक्शन में उड़ रही थी। इसके बाद शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ चिड़िया का इंजन कहां होता है और उसको पावर कहां से मिलती है। जब स्टूडेंट से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही समझाना शुरू किया कि चिड़िया को उड़ने की पावर उसकी जिंदगी और उसकी उड़ने की चाहत से मिलती है। शिवा सुब्रमण्य अय्यर की समंदर किनारे वाली प्रैक्टिकल क्लास की मदद से अब सभी स्टूडेंट्स को चिड़िया की उड़ान के बारे में अच्छे से पता चल चुका था। शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने उस दिन जो पढ़ाया वो कलाम साहब के लिए कोई नॉर्मल क्लास नहीं थी। कलाम साहब शिवा सुब्रमण्य अय्यर के चिड़ियाओं की उड़ान पर दिए गए लेक्चर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने ये तय कर लिया कि फ्यूचर में वो जो भी स्टडी करेंगे वो फ्लाइट यानी उड़ान से ही जुड़ी होगी। एक दिन क्लास के बाद कलाम साहब ने शिवा सुब्रमण्य अय्यर के पास जाकर यह पूछ लिया कि वो किस तरह आगे चलकर फ्लाइट और फ्लाइट सिस्टम्स के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने उन्हें समझाया कि पहले उन्हें 8वीं क्लास पास करनी होगी, उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई करनी होगी, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जाना होगा जहां उन्हें फ्लाइट के बारे में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। साथ ही शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने कलाम साहब को यह एडवाइस भी दी कि अगर वो सच में फ्लाइट सिस्टम्स की फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए मन लगाकर हार्ड वर्क करना होगा। शिवा सुब्रमण्य अय्यर की बात मानते हुए कलाम साहब जब कॉलेज गए तो उन्होंने फिजिक्स को अपने सब्जेक्ट के तौर पर चुना। इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का डिसाइड किया। कलाम साहब के टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर के एक लेसन ने उनकी जिंदगी को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया कि वो लेक्चर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया था। इसी ने आगे चलकर उनका प्रोफेशन तय किया और वो रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट बन पाए। डॉक्टर कलाम की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है। जरूरत है तो सिर्फ उस इंस्पिरेशन को अपने आसपास तलाशने की, क्योंकि यही इंस्पिरेशन हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। डॉक्टर कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी साइंस को समर्पित कर दी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस काम को करते हुए बिताया जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे। यही सीख उन्होंने सबको दी कि अपने जीवन में हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगे। अगर हम वो काम करेंगे जिसे करने में हमें खुशी मिलती है तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद भी एक चीज ऐसी है जिसके बारे में हम अभी भी ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए हैं। वो है अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, यानी कि भूकंप की भविष्यवाणी करना। डॉक्टर कलाम कहते थे कि हमें भी भारत में अपने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस चीज पर काम करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिक 40 साल से कम उम्र के होने चाहिए और उन्हें यह मिशन दिया जाना चाहिए कि वो भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले डिवाइस का निर्माण करें। आप भी चाहें तो इस प्रोजेक्ट पर अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं। ये हमारे देश को भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान से बचा सकता है। चाहें तो इस प्रोजेक्ट पर अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं। ये हमारे देश को भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान से बचा सकता है। ऐसे ही आप अपने आसपास समस्याओं को देखना शुरू करें। आप ये देखें
कि किन किन चीजों को करने में लोगों को दिक्कतें आती हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हम कुछ समस्याएं झेलते हैं और फिर आप अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान खोजने में लग जाएं। लेकिन इससे पहले कि आप इस गहरी रिसर्च के लिए अपना कदम उठाएं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी को ऐसी चीजों के साथ मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि कलाम साहब का कहना था कि जिंदगी में किसी भी फील्ड की गहरी रिसर्च से जुड़ने से पहले हमें अपनी जिंदगी को मैनेज करने का तरीका सीख लेना चाहिए। स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए कलाम साहब ने इस बुक में कुछ टिप्स और अपनी जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। 6 मई 2015 को मुवट्टुपुझा के कोचीन कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कलाम साहब एक लेक्चर देने के लिए गए थे। जब लाइफ मैनेजमेंट की बात शुरू हुई तो कलाम साहब ने मैनेजमेंट के 4 सबसे जरूरी स्टेप्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताया। उन्होंने बच्चों से कहा कि सबसे जरूरी है अपनी जिंदगी में एक टारगेट बनाना, उसके बाद नॉलेज गेन करना, फिर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करना, चाहे सिचुएशन कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, और आखिर में जो कामयाबी या नाकामयाबी हमें जिंदगी देती है उससे डील करने का तरीका आना चाहिए। दुनिया में आपको जितने भी सक्सेसफुल लोग और मिशन नजर आएंगे, उनके पीछे आपको एक बहुत कम उम्र में सेट किया टारगेट भी नजर आएगा। जब आप अपनी जिंदगी में जल्द ही कोई टारगेट सेट कर लेते हैं तो आपका हर काम उसी टारगेट को पूरा करने के लिए होता है। प्रोफेशनल लाइफ में घुसने से पहले आपके लिए अपनी जिंदगी का एक टारगेट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप अपने रास्ते से बात करेंगे तो उस वक्त आपको डायरेक्शन देने के लिए यही टारगेट काम आएगा। आपका टारगेट मुश्किल वक्त में आपको ताकत देगा और इससे आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगी। मगर जिंदगी में सिर्फ टारगेट रखना ही काफी नहीं होता। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी नॉलेज गेन नहीं करते तो आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास जो रिसोर्स, लोग और नेटवर्क हों, उसी के जरिए आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी नॉलेज गेन करें। नॉलेज ही आपको ग्रेट बनाएगी और आपकी प्रॉब्लम समझकर आपके मिशन को सक्सेसफुल भी बनाएगी। डॉक्टर कलाम का कहना था कि 1973 में जब उन्हें इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल प्रोजेक्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को डेवलप करने का काम दिया गया तो उन्हें और उनकी टीम में से किसी को भी SLV-3 और उसके सब सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी। लेकिन उनके साथ मेंटर के तौर पर विक्रम साराभाई, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश और प्रोफेसर सतीश धवन जुड़े हुए थे, जिन्होंने लगातार उनकी मदद की। कलाम साहब ने अपनी टीम के साथ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने में केवल 7 साल का वक्त लगाया। इस प्रोजेक्ट को शुरू करते वक्त कलाम साहब और उनकी टीम ने एक ड्रीम देखा था, जिसे पूरा करते वक्त उन्हें कई चीजें सीखने को मिली। इसके लिए उन्हें कई बार एक्सपेरिमेंट करने पड़े। उन एक्सपेरिमेंट्स में कई बार वो फेल हुए, मगर उनकी टीम उन फेलियर से निकली और सक्सेस अचीव की। कलाम साहब का कहना था कि उनकी टीम में जितने भी लोग थे वो सभी इनोवेटिव थे और हर कोई एक दूसरे से सवाल जवाब करता रहता था। हर कोई एक दूसरे की सक्सेस एंजॉय करता था। अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करने के पीछे कलाम साहब का मोटिव ये बताना था कि जब आप किसी डिफिकल्ट मिशन को पूरा करने की शुरुआत करेंगे तो आपको कई बार बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कई बार आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक असली इंसान की पहचान यही है कि वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करे और उसके बाद भी वो लगातार सक्सेसफुल होने की कोशिश करता रहे। अगर आपके अंदर अपने फेलियर को मैनेज करने की एबिलिटी है तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। हमारी सोसाइटी नॉलेज पर बनी है और हमें अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार इनोवेशन करते रहना होगा।
इनोवेशन के लिए ये बेहद जरूरी है कि हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी बनी रहे, क्योंकि इनोवेशन क्रिएटिविटी से ही आता है। अपनी इसी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए कलाम साहब ने इस बुक में 14 मई 2015 को हैदराबाद के महिंद्रा इकोल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक महिंद्रा में यंग इंजीनियर्स को दिए अपने लेक्चर के बारे में बताया है। कलाम साहब ने अपने इस लेक्चर की शुरुआत में बताया कि जब नॉलेज किसी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है तो उसके बाद उस देश की सोसाइटी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने की बजाय अपने डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। इससे देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार होता है, क्योंकि तब टीचिंग के तरीके ज्यादा बेहतर हो जाते हैं और बच्चों को सेल्फ स्टडी करने का मोटिवेशन भी मिलता है। देश में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके की एजुकेशन बच्चों के अंदर क्वालिटी, मेरिट और वैल्यू को बढ़ाने का काम करती है। तो जब बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिलेगी तो जब वो देश की वर्कफोर्स के साथ जुड़ेंगे तब उनके पास अच्छी नॉलेज होगी और उनकी सोचने की एबिलिटी भी ज्यादा तेज हो जाएगी। इसके अलावा उनके पास अलग अलग प्रॉब्लम से निपटने के लिए और ज्यादा आइडियाज होंगे। हो सकता है कि उनके काम करने का तरीका पुरानी जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा अलग हो और उनमें स्ट्रक्चर की कमी नजर आए, लेकिन हमें अपने काम करने के तरीके को उन्हीं के हिसाब से बदलना होगा। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि नई जनरेशन का काम ज्यादातर सॉफ्टवेयर से जुड़ा हो, न कि पुरानी जनरेशन की तरह हार्डवेयर से। आखिर में देश को आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉलेज पर चलने वाली इंडस्ट्री पर ही होगी। डॉक्टर कलाम का कहना था कि 21st सेंचुरी के लीडर्स को नॉलेज के नए डायमेंशन को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्हें अपना काम भी ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। कलाम साहब ने बताया कि जिस तरीके से अब तक काम होता आया है, जरूरी नहीं कि आज भी उसी तरीके से काम करके आपको सक्सेस मिले। आज के समय में हमें जरूरत है कि दुनिया की बदलती सिचुएशन को देखते हुए हम खुद को बदलें और आगे बढ़ने के लिए जरूरी एवोल्यूशन का पार्ट बने। बदलती दुनिया के हिसाब से देश को बदलने के लिए एक लीडर को बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। चलिए अब ये जान लेते हैं कि एक लीडर को अपनी लीडरशिप अच्छी तरह मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक लीडर को खुद को नॉलेज के साथ स्ट्रांग बनाना चाहिए। दूसरा, लीडर को अपने मिशन और गोल्स को पूरा करने के लिए अलग अलग सीन्स को एक साथ मिलाकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, एक लीडर को अपने अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज डेवलप करनी चाहिए। चौथा, लीडर को टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा, एक लीडर को उसकी लीडरशिप कैसे काम कर रही है ये चेक करने के लिए ये देखना चाहिए कि उसने किस तरीके से इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा लीडर को यह भी ध्यान में रखना है कि उसे लगातार नॉलेज, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बेहतर बनाना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंपेटिटिव बन सके। वहीं लीडर को उसकी लीडरशिप पर मिलने वाले फीडबैक पर भी ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से ही अपने काम को बदलना चाहिए। इसके बाद लीडर्स को ईमानदारी के साथ काम करना होगा और अपनी ईमानदारी के साथ कामयाब होकर दिखाना होगा। उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच भी इसी ईमानदारी के कल्चर को बढ़ावा देना होगा। हैदराबाद में दिए अपने लेक्चर के बारे में कलाम साहब ने आगे बताया कि अब वक्त आ चुका है कि हम एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करें जिससे देश के बैकवर्ड एरियाज में भी कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके, ताकि बैकवर्ड एरियाज भी देश के डेवलपमेंट से जुड़ सकें और आगे बढ़ सकें। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज पूरे देश में लगभग 900 मिलियन मोबाइल फोन कनेक्शन हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2017 के खत्म होने तक इंडिया में लगभग 500 मिलियन लोग मोबाइल के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। आज की डेट में केवल 160 मिलियन लोग ही अपने मोबाइल से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी नए इंटरनेट यूजर्स आने वाले वक्त में इससे जुड़ेंगे उनमें से ज्यादातर गांव के इलाकों से होंगे। अगर आज की डेट में देखा जाए तो
तो इंडिया में लगभग 6 लाख गांव हैं, जहां रहने वाली 70% पॉपुलेशन अब भी हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ नहीं पाई है और ज्यादातर गांवों में आज तक 3G मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन भी नहीं पहुंच पाया है। डॉक्टर कलाम ने महिंद्रा टेक के इंजीनियर और स्टूडेंट्स को यह जानकारी दी कि अमेरिका और नीदरलैंड्स के रिसर्चर्स ने AZ91 नाम की एक नई तरीके की फाइबर ऑप्टिकल केबल डेवलप कर ली है, जिसने डेटा ट्रांसफर के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये नई फाइबर ऑप्टिक केबल 255 टेराबाइट इंफॉर्मेशन हर सेकंड ट्रांसफर कर सकती है। अगर ब्रॉडबैंड स्पीड की बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग दुनिया में आज 118 है। हमारे देश की एवरेज डेटा ट्रांसफर स्पीड 1.7 Mbps है। दूसरी तरफ जापान और हांगकांग जैसे देश हैं जहां पर एवरेज डेटा ट्रांसफर स्पीड 20 Mbps से भी ज्यादा है। इंडिया में आज लगभग 14 मिलियन किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है और इसने पिछले 10 सालों के दौरान इंडिया की कुछ सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ा है। लेकिन अगर इंडिया के रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बीच की डिजिटल डिस्टेंस को खत्म करना है तो इंडिया के सभी 6 लाख गांवों तक ऑप्टिक फाइबर केबल को पहुंचाना होगा। डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब में लिखा है कि इंडिया को अपने डिजिटल इंडिया मिशन को सक्सेसफुल बनाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा वो 400 मिलियन फाइबर किलोमीटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में दिखेगा। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि चाइना हर साल 200 मिलियन फाइबर किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर फैला रहा है ताकि वो अपने देश के हर पार्ट को डिजिटली कनेक्ट कर सके। जब तक हमारे देश के हर एक गांव तक वाईफाई का एक्सेस नहीं पहुंचेगा और वो ब्रॉडबैंड से नहीं जुड़ेंगे, तब तक देश के अर्बन और रूरल एरियाज के बीच के डिस्टेंस को नहीं मिटाया जा सकता। कलाम साहब ने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से जुड़े स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स से रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालें जिसकी मदद से हाई स्पीड वाईफाई या 3G, 4G नेटवर्क हर गांव तक पहुंच जाए। जब हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम अपने देश के हर पार्ट तक आसानी से और तेजी से अपनी सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। ऐसा होने पर हमारे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकेगा और प्रोग्रेस की इस रफ्तार में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। चलिए अब चलते हैं लर्निंग हाउ टू फ्लाई बुक समरी के अगले एपिसोड की ओर और जानते हैं कि कलाम साहब ने देहरादून के मशहूर शैमफोर्ड कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई जो बच्चों के साथ साथ टीचर्स के लिए भी जरूरी थी। जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। 29 अप्रैल 2015 को जब अब्दुल कलाम देहरादून के शैमफोर्ड स्कूल पहुंचे तो वहां के स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने खुद पर विश्वास करने और खुद को बेहतर बनाने के बारे में बात की। अपने लेक्चर की शुरुआत में ही उन्होंने वहां मौजूद स्टूडेंट्स से पूछा कि उनमें से कितनों को ऐसा लगता है कि वो जो भी फील्ड चुनेंगे उसमें सबसे बेस्ट बन सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज तक इतिहास में जिस किसी ने भी किसी इम्पॉसिबल काम को करने की सोची है उसी ने लिमिटेशंस तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाए हैं। फिर चाहे वो साइंस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स या टेक्नोलॉजी की फील्ड ही क्यों ना हो, जिन लोगों ने भी अपनी लिमिट तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की है और सक्सेसफुल भी हुए हैं, उन्हीं के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उम्मीद से आगे बढ़कर काम को करने की उनकी कोशिश ने ही आज दुनिया को बदला है। कलाम साहब ने स्टूडेंट्स के सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए जिसमें कई लोगों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। सबसे पहले उन्होंने इंसान के आसमान में उड़ान भरने की कहानी के बारे में बताया। कलाम साहब का मानना था कि इंसान का एरोप्लेन की मदद से आसमान में उड़ना किसी कारनामे से कम नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने इंसान के दिमाग की स्किल्स को दिखाया है और बताया है कि किस तरीके से प्रॉब्लम से गुजरने के बावजूद इंसान ग्रेट बन सकता है। 1895 में एक महान और जाने माने साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था
कि कोई भी चीज जो हवा से भारी हो वो उड़ नहीं सकती और न ही उसे उड़ाया जा सकता है। लेकिन लॉर्ड केल्विन की इस बात को 10 साल भी नहीं गुजरे थे कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने यह साबित कर दिया कि इंसान वाकई में उड़ान भर सकता है। इस तरीके से वॉन ब्राउन, जो एक बहुत फेमस रॉकेट डिजाइनर थे, उन्होंने सैटर्न वी रॉकेट डिजाइन किया था, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जा सका और इंसानों का मून पर चलने का ड्रीम भी पूरा किया जा सका। वॉन ब्राउन का कहना था कि अगर मुझे फ्रीडम दी जाए तो मैं इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन शब्द को ही इस दुनिया से मिटा देना चाहूंगा। पुराने जमाने में यह माना जाता था कि दुनिया फ्लैट है। कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर ने जब यह बताने की कोशिश की कि दुनिया फ्लैट नहीं गोल है, तो उन्हें जाने कितने ब्लैकलैश का सामना करना पड़ा। कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर जो क्लेम कर रहे थे वो दुनिया की नजरों में इम्पॉसिबल था। तब अपनी बात को प्रूफ करने के लिए इन तीनों ही साइंटिस्ट्स ने न जाने क्या क्या किया। अगर एरोडायनामिक्स के रूल्स मानकर चला जाए तो बम्बलबी पक्षी कभी भी उड़ान नहीं भर सकती, क्योंकि अगर बम्बलबी के साइज, वेट और शेप को उनके विंग्स के साइज के हिसाब से मेजर किया जाए तो उसकी उड़ान साइंटिफिक रूप से लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन बम्बलबी फिर भी उड़ान भरती है क्योंकि वो उड़ना चाहती है। कलाम साहब ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि हमारी यूथ इस एग्जाम्पल से मोटिवेशन ले और हर वो चीज पॉसिबल करके दिखाए जो लोगों को इम्पॉसिबल नजर आती हैं। यूथ को खुद पर भरोसा होना चाहिए कि वो यूनिक हैं और वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की एबिलिटी रखते हैं। डॉक्टर कलाम का कहना था कि वो चाहते हैं कि इंडिया के हर स्टूडेंट में इसी तरह का पैशन और खुद पर विश्वास हो, जिससे वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकें। ये तो हम सब जानते हैं कि कलाम साहब को साइंस से बहुत अटैचमेंट थी और वो खुद एक बेहतरीन साइंटिस्ट थे। लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों साइंस उन्हें इतनी पसंद थी और साइंस दुनिया के लिए जरूरी क्यों है। इन्वेंशन और डिस्कवरी, शुरुआत से ही ये क्रिएटिविटी अपने आप ही पैदा होती आई है। अपनी लगातार कोशिशों से हम इन्वेंशन तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी देश में क्रिएटिव लोग ज्यादा होंगे तो वो देश जल्दी ही एक डेवलप देश बन जाएगा। लेकिन कोई भी आविष्कार करने के लिए साइंस का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो एक देश को डेवलप करने में साइंस बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि कैसे ये साइंस हमारे देश को बदलती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि साइंस आखिर हमारे लिए जरूरी क्यों है। ये साइंस हमें क्या दे सकती है और ऐसी क्या चीज है जो साइंस को बाकी सबसे अलग बनाती है। तो दोस्तों, साइंस आपको बेहतर आंखें दे सकती है। यहां आंखों का मतलब उन आंखों से नहीं है जिससे कि आप चीजों को देखते हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग की आंखें हैं जो हमारे सोचने की लिमिट तय करती हैं। साइंस हमारी इसी मेंटल लिमिटेशन को पूरी तरह से खत्म करती है। वहीं साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति हर दिन उन चीजों के बारे में सोचता है जो सामान्य आंखें देख भी नहीं पाती। यहां हम परमाणु यानी न्यूक्लियर और ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं, जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इसके अलावा साइंस आपको ऐसी चीजों के बारे में बताती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वो चीजें होती हैं जो हमारी मेंटल लिमिटेशन को खत्म करती हैं। इतना ही नहीं, साइंस हमारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान है। हम अगर अपने आसपास देखें तो हर तरफ साइंस अपना कमाल दिखा रही है। हमें जरूरत है तो सिर्फ साइंस के इंपैक्ट को समझने की। आज हमें यह पता है कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। इसलिए हमें बड़े स्तर पर पेड़ और पौधे लगाने चाहिए ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लें और इंसानों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। लेकिन सोचिए, अगर हमें यह पता नहीं होता कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं तो क्या हमें कभी पोल्यूशन का समाधान मिल पाता? ऐसी ही हजारों चीजें हैं
जो हमारे आसपास हर दिन होती हैं। हमें बस जरूरत है तो अपने क्रिएटिव दिमाग की, जो इन चीजों को समझ सके और इन्हें समझा भी सके। इससे हमें इन चीजों के होने की वजह का पता चल पाएगा। इस तरह हम इनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी निकाल पाएंगे। किसी भी चीज का समाधान खोजने की शुरुआत उस चीज को समझने से होती है। मेडिकल साइंस में इसे डायग्नोसिस कहते हैं। डायग्नोसिस का मतलब किसी बीमारी का पता लगाना होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है कि वो आपका सही तरह से डायग्नोसिस करे। वो इस बात का पता लगाए कि आपको कौन सी बीमारी है, क्योंकि जब तक बीमारी का पता नहीं लगेगा तब तक वो उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए आपको एक क्रिएटिव दिमाग की जरूरत होती है, जो आपके सिस्टम्स को देखकर यह पता लगाए कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। इसी तरह हमें हमारे आसपास की समस्याओं का भी डायग्नोसिस करना चाहिए। जब आप कहीं भी जाते हैं तो कभी ना कभी किसी चीज को लेकर कोई ना कोई समस्या आपके सामने जरूर आती होगी। जैसे हो सकता है कि आपकी ट्रेन लेट आए, या फिर जब आप ट्रेन में बैठे हों तो ट्रेन के अंदर नेटवर्क की समस्या लगातार आती रहे। हमारा क्रिएटिव दिमाग इन्हीं समस्याओं के होने की वजह का पता लगाता है कि आखिर ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। फिर हमारा दिमाग उसके सॉल्यूशंस पर ध्यान देता है। एक क्रिएटिव दिमाग सबसे पहले यह सोचेगा कि ट्रेन के देर से आने की वजह क्या हो सकती है। उसके बाद वो उन वजहों पर काम करेगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि किसी भी देश में एक क्रिएटिव दिमाग का होना कितना जरूरी है, क्योंकि ये क्रिएटिव दिमाग ही हैं जो हर समस्या का समाधान देते हैं। इसलिए आपको भी क्रिएटिविटी का रास्ता अपनाना है और अपने देश की समस्याओं को सॉल्व करके दिखाना है। दोस्तों, एक्सीलेंस अपने आप नहीं आती है। इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, जहां पर एक आदमी लगातार अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता है। उसके स्टैंडर्ड अपने आप से जुड़े होते हैं। वो अपने सपनों पर काम करते हैं और उन पर फोकस रहते हैं। वो रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लेते हैं। ऐसा आदमी फेलियर से घबराता नहीं है और ये मानता है कि फेलियर भी उसे अपने सपनों की ओर ही ले जाएंगे। ऐसे लोग अपने पोटेंशियल को हमेशा बढ़ाते रहते हैं और अंत में अपनी सफलता को भी पा ही लेते हैं। कलाम ने भी अपने अनुभवों से यह बताया कि कैसे वो लगातार अपने सपनों से जुड़े रहे। आपको आपके सपने दिखाने के लिए सबसे बड़ा योगदान टीचर्स का होता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपके अंदर एक जज्बा जगा देते हैं, जिस पर आप जिंदगी भर काम करते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब ऐसे क्रिएटिव टीचर्स को एक अलग तरह के डायनामिक कॉलेज मिल जाते हैं तो वहां पढ़ने वाला हर बच्चा नए तरीके से सोचने लगता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायनामिक कॉलेज क्या होते हैं और ये कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, डायनामिक कॉलेज की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। डायनामिक कॉलेज एक ऐसा कॉलेज होता है जो ये बताता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का संबंध दोस्ती से भरा होता है। वहां बच्चों और टीचर्स को एक साथ एक टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए एनकरेज किया जाता है। ऐसे कॉलेज में लर्निंग एनवायरनमेंट यानी सीखने का वातावरण बहुत ही शानदार होता है। वहां लाइब्रेरी और क्रिएटिव लैबोरेटरीज भी देखने को मिलती हैं। ऐसे कॉलेज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। वहां पढ़कर आपको लगेगा कि आप हर काम कर सकते हैं। आपके अंदर विश्वास आ जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आएगी तो आप बिना किसी मुश्किल के उसे पूरा कर लेंगे। ऐसे कॉलेज में ऑलराउंड लर्निंग की जाती है, यानी अलग अलग फील्ड में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को उन फील्ड्स में ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे कॉलेज के टीचर्स जिंदगी को लेकर एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और एक आदर्श नागरिक की तरह पेश आते हैं। ये कॉलेज ऐसे होते हैं जो अपने हर बच्चे को साथ लेकर चलते हैं, जो केवल पढ़ने वाले बच्चों पर ही ध्यान नहीं देते। ऐसे कॉलेज सबके अंदर क्रिएटिविटी जगाते हैं। बाद में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टूडेंट साइंस फील्ड से है या आर्ट्स फील्ड से। ऐसे कॉलेज से जो बच्चे पास होकर नौकरी करने जाते हैं वो इस बात के ऊपर बहुत गर्व करते हैं कि वो
एक ऐसे कॉलेज से जुड़े हैं जहां उन्हें इतना कुछ सीखने को मिलता है। कलाम साहब ने टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज दिया। कलाम साहब का कहना था कि टीचर्स और पेरेंट्स को स्कूल के वक्त जो स्माइल स्टूडेंट्स के चेहरों पर नजर आती है, उन्हें उसे स्कूल के बाद भी बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। उन्हें स्टूडेंट्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि वो ये कह सकें कि वो कोई भी काम कर सकते हैं। हर स्टूडेंट के अंदर इतनी काबिलियत पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि वो नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें। लेकिन नई जनरेशन में इतना बड़ा चेंज लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही इंसान उठा सकता है और वो है उसका टीचर। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स में चेंज लाने के लिए उन्हें एक विजन के साथ पढ़ाना चाहिए। कलाम साहब ने बताया कि उन्हें हमेशा से ही क्लासरूम में बैठना बहुत पसंद रहा है। जब भी वो कहीं टूर करने जाते तो वो वहां के स्कूलों में जरूर जाया करते थे और वहां जाकर देखते थे कि वहां के टीचर्स किस तरह पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स के साथ किस तरह बातचीत करते थे। कलाम साहब ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि एक बार वो आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में गए थे जहां केवल 5वीं क्लास तक ही पढ़ाई होती थी। स्कूल पहुंचकर कलाम साहब स्टूडेंट्स के बीच बैठ गए और टीचर उन्हें पढ़ाने लगे। कलाम साहब ने देखा कि उस टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक था और उनकी पढ़ाई से उस क्लास में बैठे स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आ रहे थे। टीचर ने बच्चों से कहा कि क्या तुम्हें रात को आसमान में पूरा चांद नजर आता है? क्या जब तुम्हें आसमान में चांद नजर आता है तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी आती है? फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली भी मुस्कुराएगी। इसके बाद टीचर ने दोबारा स्टूडेंट से सवाल किया कि तुम में से कितने लोग अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहते हो? इस पर पूरी क्लास ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो अपने पेरेंट्स को खुश रखेंगे। कलाम साहब उस टीचर के पढ़ाने के तरीके से बहुत खुश हुए और उन्होंने भी स्टूडेंट्स के साथ अपना हाथ खड़ा कर दिया। इसी तरह का एक और एक्सपीरियंस कलाम साहब को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के टूर के दौरान हुआ। कलाम साहब दुबई में एक इंडियन स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में गए थे। प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही थी तब कलाम साहब स्कूल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में घूम रहे थे। जैसे ही एक टीचर ने उन्हें देखा तो उन्होंने कलाम साहब को बुलाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाने की रिक्वेस्ट की। कलाम साहब ने उस टीचर की बात मानते हुए स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करनी शुरू की। कलाम साहब ने स्टूडेंट्स को कोई लेसन पढ़ाने के बजाय उनसे सवाल जवाब करने शुरू किए। उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि सन के आसपास कितने प्लैनेट्स हैं। कई स्टूडेंट्स ने जवाब देने के लिए अपने हाथ खड़े किए, जिनमें से एक लड़की बोली कि सन के पास 9 प्लैनेट्स हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सन के आसपास केवल 8 प्लैनेट्स हैं। कलाम साहब ने स्टूडेंट्स को बताया कि अब प्लैनेट्स की गिनती केवल 8 रह गई है, क्योंकि 9th प्लैनेट प्लूटो को अब प्लैनेट नहीं कहा जाता। स्टूडेंट्स ने कलाम साहब से पूछा कि प्लूटो को अब प्लैनेट क्यों नहीं माना जाता। इस पर कलाम साहब ने उन्हें बताया कि प्लैनेट होने के लिए साइज, वेट और ऑर्बिटल मोशन का जो क्राइटेरिया होता है उसे प्लूटो पूरा नहीं करता, इसलिए अब उसे प्लैनेट नहीं माना जाता। इसके बाद कलाम साहब ने स्टूडेंट से पूछा कि हमारे प्लैनेट का क्या नाम है। तब कई बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, अर्थ। फिर कलाम साहब ने कहा कि कौन अर्थ के बारे में बताना चाहेगा। इस पर 6th क्लास का एक लड़का खड़ा हुआ और बताने लगा कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है। तब कई स्टूडेंट्स बोले कि हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट पर घूमने में 24 घंटे का टाइम लेती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं। कलाम साहब स्पेस के बारे में छोटे छोटे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देखकर बहुत खुश हुए। कलाम साहब ने जब पूछा कि हमारी अर्थ क्या करती है, तब पूरी क्लास में शांति फैल गई। फिर एक 5th क्लास का स्टूडेंट खड़ा हुआ और कहने लगा कि अर्थ सन के आसपास घूमती है। कलाम साहब ने पूछा, अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। इस पर कई बच्चों ने हाथ खड़ा किया और जवाब दिया, 365 दिन। इसके बाद कलाम साहब ने पूछा कि सन
कौन सी गैलेक्सी में मौजूद है? इस सवाल का जवाब केवल एक ही लड़की ने दिया। उसने कहा, मिल्की वे गैलेक्सी। आखिर में कलाम साहब ने पूछा कि सन गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है। पूरी क्लास में शांति फैल गई। किसी भी स्टूडेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कलाम साहब इस बात को जानते थे कि उन्होंने एक बहुत मुश्किल सवाल किया था। तब कलाम साहब ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया और बताया कि सन को गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 200 मिलियन साल का वक्त लगता है। स्टूडेंट्स को यह जानकर बहुत हैरानी हुई। इसके बाद कलाम साहब ने स्टूडेंट्स को अलविदा कहा और क्लास से चले आए। कलाम साहब का कहना था कि वो अपने इन एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि ये बताया जा सके कि किस तरीके से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है। उनका कहना था कि टीचर खुद भी अलग अलग तरीकों से अपनी क्लास को ज्यादा क्रिएटिव और बच्चों के लिए एंगेजिंग बना सकते हैं, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जा सके। क्रिएटिविटी जो होती है वो सुंदर दिमाग से आती है। एक क्रिएटिव दिमाग में ऐसी एबिलिटी होती है जो चीजों को जोड़कर, बदलकर या तोड़कर उससे कुछ नया बना सकती है। अब लगता है एक क्रिएटिव आदमी बदलाव को स्वीकार करता है और नए विचारों और पॉसिबिलिटीज के साथ काम करने में इंजॉय करता है। साथ ही साथ वो पहले से चल रही चीजों में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश भी करता रहता है। क्रिएटिविटी की सबसे जरूरी बात यह है कि आप देखते तो वही हैं जो बाकी के लोग देखते हैं, लेकिन आपकी सोच उन चीजों पर काफी अलग तरीके से काम करती है। किसी भी मिशन के लिए सोचने में एक्सीलेंस और उसके ऊपर लिया गया एक्शन फाउंडेशन होता है। दोस्तों, आप सभी युवा हैं, इसलिए आपको एक्सीलेंस के इस कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एक्सीलेंस अपने आप नहीं आती, इसे पाने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है। साल 2014 में डॉक्टर अब्दुल कलाम जब एक दिन अपने कमरे में बैठे दुनिया में हो रहे विज्ञान के एडवांसमेंट के बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसे नए आविष्कार देखे जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़े जरूरी होते हैं। इसमें सबसे पहला था डायबिटीज का इलाज ढूंढना। आपको आज पता है कि डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन साल 2014 में कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर इस बीमारी का इलाज ढूंढने की तरफ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस वजह से हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमें इस लाइलाज बीमारी का भी इलाज मिल जाएगा। इसके बाद एक और बड़ा आर्टिकल जो डॉक्टर कलाम ने पढ़ा वो कंप्यूटर साइंस और न्यूरोलॉजी के बारे में था। साल 2014 में IBM कंपनी के कंप्यूटर इंजीनियर स्नेह ने इस बात का पता लगाया कि आखिरकार इंसानी दिमाग काम कैसे करता है, और उन्होंने ऐसी न्यूरोमॉर्फोसिस चिप्स बनाई जो ठीक उसी तरह से काम करती थी जैसे हमारा दिमाग करता है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार हम अपनी किसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपना डिसीजन लेने के लिए करते हैं, वैसे ही ये चिप्स भी हमारी तरह ही सोच समझकर डिसीजन लेती थी। दोस्तों, विज्ञान में हर दिन कोई ना कोई नई डेवलपमेंट होती रहती है। एक क्रिएटिव दिमाग अपने एरिया की डेवलपमेंट को जरूर दिमाग में रखता है और वो ये सोचता है कि वो समाज की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो हजारों प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जो हम हर दिन फेस करते हैं। ऐसे में क्रिएटिव दिमाग इन्हीं प्रॉब्लम्स पर अपना काम करता है और इनका सल्यूशन निकालता है, और यहीं से हमारे अंदर एक्सीलेंस का जन्म होता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी पूरी जिंदगी अपने एक मिशन पर काम करते रहे, और वो मिशन था स्टूडेंट्स और युवा लोगों से मिलकर उनसे उनके सपनों के बारे में बात करना। अपनी पूरी जिंदगी में वो 3 से 4 करोड़ लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर कर चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने उन सभी मुलाकातों को मैसेज के तौर पर हमारे लिए इस किताब में लिखा। साल 2010 की बात है जब डॉक्टर कलाम अमेरिका के एक कॉलेज के अंदर कोई स्पीच देने के लिए गए थे। वहां पर करीब 100 के आसपास बच्चे मौजूद थे। वहां एक स्कूल टीचर भी थी जो डॉक्टर कलाम का लेक्चर सुनने आई थी। उसका नाम था स्टेफनी। स्टेफनी ने डॉक्टर कलाम से कहा कि उसने डॉक्टर कलाम की कई सारी किताबें पढ़ी हैं, जिससे कि उसको पता लगा कि कलाम साहब ने अपनी जिंदगी में कई सारे काम किए हैं। उसके बाद स्टेफनी ने पूछा
कि इन सब कामों में से डॉक्टर कलाम का सबसे पसंदीदा काम कौन सा है। तब डॉक्टर कलाम ने क्या जवाब दिया, चलिए आपको बताते हैं। जब साल 1980 में भारत का पहला इंजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, तब डॉक्टर कलाम ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी हुई थी। इसके बाद जब भारत की इंजीनियस अग्नि मिसाइल की टारगेट रेंज 2000 मीटर तक पहुंच गई, तब डॉक्टर कलाम को एक अलग तरह की खुशी हुई। साथ ही साथ जब 1996 में डॉक्टर कलाम को भारत के लिए नियुक्त किया गया, तो उन्हें एक अलग प्रकार का आनंद मिला। लेकिन इसी बीच स्टेफनी ने फिर पूछा कि इसमें सबसे ज्यादा खुशी आपको किस काम को करने में मिली। तब डॉक्टर कलाम ने बताया कि वो एक बार पोलियो से पीड़ित बच्चों के लिए एक मशीन बना रहे थे, जिससे कि बच्चों को चलने में आसानी होती थी, और उस काम ने उनको उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी थी, जिसे वो कभी भी भुला नहीं सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर कलाम ने बताया कि उन्हें किताबें पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है। वो ये चाहते हैं कि वो हमेशा किताबें पढ़ते रहें, क्योंकि किताबें हमेशा से उनकी सच्ची दोस्त रही हैं। तो हमने देखा कि डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी में अनगिनत महान काम किए हैं। इसमें न्यूक्लियर टेस्ट भी शामिल है, लेकिन उनके जीवन की वास्तविक खुशी उन महान कामों में नहीं, बल्कि सामान्य कामों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि किसी बीमारी से दूसरे बच्चे की सहायता करना या फिर किताबों को पढ़ना। तो इससे हमें समझ में आता है कि खुशियां हमेशा बड़े बड़े काम करने से ही नहीं मिलती हैं। हमारी खुशी हम छोटे छोटे काम करके भी हासिल कर सकते हैं। हम अपने आसपास के किसी जरूरतमंद की सहायता करके भी अपने आप को खुश कर सकते हैं। हम अपनी मनपसंद किताब को पढ़कर भी खुश हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, डॉक्टर कलाम को किताबों से बहुत प्यार था, और इसलिए वो चाहते थे कि देश का हर युवा किताबों से प्यार करे, क्योंकि किताबों से जो नॉलेज हमें मिलती है, वो नॉलेज हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। और इसलिए डॉक्टर कलाम की हमेशा से ये कोशिश थी कि वो देश भर में लाइब्रेरीज की संख्या बढ़ाएं, ताकि हर व्यक्ति तक लाइब्रेरीज की पहुंच हो। लेकिन ये काम हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम देश के हर व्यक्ति तक लाइब्रेरी को पहुंचा सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम के अनुसार एक पहला काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि लाइब्रेरी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालना, जो आज काफी तेजी से हो रहा है, जिसके चलते अगर हम ई बुक्स पर ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा लोगों तक किताबों की पहुंच हो पाएगी। साथ ही साथ मोबाइल के अंदर उस लाइब्रेरी में ट्रांसलेशन फैसिलिटी अवेलेबल रखनी चाहिए, ताकि भाषा किसी के लिए प्रॉब्लम ना बने। इसके बाद हम इन्हीं बुक्स में ऑडियो का फीचर भी रख सकते हैं, जिससे कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते या फिर जो देख नहीं सकते हैं, वो भी किताबों से ज्ञान ले सकें। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की ये बातें आज से कई साल पहले की गई थी। उस वक्त देश में मोबाइल फैसिलिटी ज्यादा लोगों तक मौजूद नहीं थी, और उस वक्त ही उन्होंने साल 2022 तक करीब 50 करोड़ युवाओं तक लाइब्रेरी पहुंचाने का मिशन शुरू किया था। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि ये लाइब्रेरीज आज हर मोबाइल के लिए मौजूद हैं। आप देश के बड़े से बड़े कॉलेज की लाइब्रेरी की बुक्स को अपने मोबाइल पर बैठे बैठे पा सकते हैं। ये वास्तव में डॉक्टर कलाम के सपने के पूरे होने जैसा है। साथियों, डॉक्टर कलाम हमेशा भारत के युवाओं के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते थे, क्योंकि युवाओं के ट्रांसफॉर्मेशन से समाज और देश का बदलाव होता है। तो अब सवाल आता है कि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें? इसका सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने आसपास के साइंटिफिक चैलेंज के बारे में बात करें। अपना एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिनके साथ आप उन साइंटिफिक चैलेंजेस की बात कर सकें जो आज मौजूद हैं। जैसे कि आप डिस्कस करें कि क्यों आखिरकार वैज्ञानिक अब तक कैंसर का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, क्यों हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज नहीं कर पाए हैं, क्यों आज तक हम उड़ने वाली गाड़ियों का निर्माण नहीं कर पाए हैं। साल 2014 में जब डॉक्टर कलाम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में भाग लेने के लिए चीन गए थे, उस वक्त एक घटना यह हुई थी कि चीन की सरकार ने सड़कों पर केवल कुछ गाड़ियों को ही चलने का आदेश दिया, जिसकी वजह से शहर का पोल्यूशन कम किया जा सकता था। अब आप जानते हैं कि चीन में हमारी तरह डेमोक्रेसी नहीं है, और इसलिए उनकी तरफ से ऐसा करना आसान है। इस बात का एक ही सलूशन है कि हम धीरे धीरे
फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर कदम बढ़ाना शुरू करें। आज गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की एक बहुत बड़ी वजह है और इसलिए डॉक्टर कलाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काफी जोर दिया करते थे। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक चीज थी जो डॉक्टर कलाम ने सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए सोची थी। उन्होंने साल 2050 तक एक ऐसी दुनिया बनाने की कल्पना की थी जहां शांति और खुशहाली होगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर कलाम साल 2050 तक दुनिया को कैसा देखना चाहते थे। इसमें सबसे पहला बदलाव जो वो देखना चाहते थे वो ये कि हर एक नागरिक के पास साफ और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मौजूद हो। दूसरा ये कि साफ सफाई और खेती के लिए भी सबको पानी मिले। तीसरा, लोगों की एनर्जी की जरूरत ग्रीन रिसोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से पूरी हो। चौथा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। पांचवा, समाज में हर किसी को एजुकेशन दी जाए और कोई भी व्यक्ति पैसों के कारण पढ़ाई से पीछे ना रहे। छठा, हेल्थ केयर में बीमारी से बचाव के तरीकों पर ज्यादा जोर दिया जाए, न कि बीमारियों के इलाज पर। आखिर में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम मात्रा में निकाली जाएं और पर्यावरण को साफ और हरा भरा रखा जाए। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर कलाम का एक सपना जो सोसाइटी के बदलाव की बात करता है। क्या आपको याद है कि 24 सितंबर 2014 को इसरो ने अपना मार्स मिशन सक्सेसफुली पूरा किया था। उस दिन पहली बार हमें हमारे खुद के भेजे हुए स्पेसक्राफ्ट से मार्स की तस्वीरें इतने करीब से देखने को मिली थीं। उस वक्त डॉक्टर कलाम ने अपने इसरो के दोस्तों से पूछा था कि क्या उन्हें इस मिशन के दौरान कोई परेशानी हुई। तब उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि जब उनका स्पेसक्राफ्ट स्पेस में था तो उस वक्त वहां से एक कॉमेट यानी कि धूमकेतु गुजरने वाला था। उस समय उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट को उस कॉमेट से सुरक्षित रखना था। कॉमेट के वहां से गुजरने की बात उन्हें उनके मिशन से ठीक पहले पता चली थी। इसीलिए उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम पहले ही कर लिए। इस घटना से हमें यह समझ आता है कि एक साइंटिफिक माइंड कैसे आगे की सोचता है। उस वक्त शायद ही किसी ने इस बारे में सोचा होगा कि स्पेस में भी कई सारी चीजें इधर से उधर चलती रहती हैं, जिसमें कॉमेट भी शामिल होते हैं। ऐसे में ये कॉमेट उस वक्त इसरो के पूरे मिशन को ही खराब कर सकते थे। लेकिन वैज्ञानिकों की इनोवेटिव सोच ने हमारे इस मिशन को सफल बना दिया। लेकिन दोस्तों, हमने अब तक बात की है इंटेलिजेंट होने की, स्मार्ट होने की। लेकिन क्या इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस ही भारत के युवा को चाहिए, या कोई और भी चीज ऐसी है जो हमें हमारे युवाओं के अंदर डालनी है? तो जवाब है हाँ। इंटेलेक्ट और स्मार्टनेस के साथ डॉक्टर कलाम के अनुसार हमें हमारे युवाओं के बीच उनके मन के अंदर दया का भाव भी रखना है। एक इंटेलिजेंट आदमी हो सकता है कि अपनी इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल भी करे, और इसके लिए उसे ये समझाना जरूरी है कि उसे जब भी अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना हो तो वो समाज की भलाई के इस्तेमाल के लिए करे। उसे अपने आप से ऊपर उठकर चीजों को देखना सीखना चाहिए ताकि उसकी बुद्धि सब लोगों के काम आ सके। डॉक्टर कलाम बच्चों को लीडरशिप के बारे में भी काफी कुछ बताया करते थे। हमने आपको पहले ही लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बताया था। अब हम बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को लीडर के तौर पर आगे रख सकता है। सबसे पहले तो हमें लीडर की परिभाषा समझनी होगी। लीडर का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति हजारों लोगों के आगे उनको राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लीडर के मायने इससे कई गुना अधिक हैं। आज हम ऐसे ही एक लीडर के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को बचपन से बेहतर करने की कोशिश में लगा होता है, और हम जो भी होते हैं, हम जो भी बनते हैं, वो उसी लीडर पर डिपेंड करते हैं। इस लीडर का नाम है टीचर। जी हाँ दोस्तों, एक टीचर कोई राजनेता नहीं होता है और वो बड़ी बड़ी हड़ताल भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी लीडर्स में टीचर सबसे आगे खड़ा होता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि वो अब तक करोड़ों स्कूल के बच्चों से मिल चुके हैं और वहीं लाखों टीचर्स से भी। वो जहां कहीं भी गए वहां के लोगों की सोच अलग थी और उनके सपने भी अलग थे, लेकिन एक चीज तो तय थी कि वो सब लोग एक सुखी और खुशहाल देश में रहना पसंद करते थे।
जब किसी देश में इकोनॉमिक समृद्धि, खुशियां और शांति तीनों एक साथ आते हैं, तब हम उस देश को वास्तविक तौर पर एक डेवलप्ड देश बोलते हैं। अगर हम देखें तो बच्चे अपना जीवन का सबसे जरूरी समय स्कूल में टीचर्स के साथ बिताते हैं। ऐसे में वो टीचर्स स्टूडेंट्स के रोल मॉडल होते हैं। ये टीचर्स आपको एक बच्चे से लेकर एक लीडर तक पहुंचाते हैं। उसके लिए उस टीचर के अंदर भी लीडरशिप की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके अंदर बच्चों को इंस्पायर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। टीचर के साथ साथ बच्चों में भी कुछ खास कैपेसिटी होनी चाहिए, जिससे वो बच्चे अपने आप को एक बेहतर लीडर के तौर पर ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज है रिसर्च और इंक्वायरी के लिए जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी होना। दूसरी चीज है क्रिएटिविटी, इनोवेशन और क्रिएटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के लिए बच्चों का हमेशा तैयार रहना। तीसरी चीज है उन बच्चों का एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए। चौथा, उन्हें व्यावसायिक तौर पर लीडर बनने की क्वालिटीज के बारे में सीखना चाहिए। और अंत में उन्हें मॉरल लीडरशिप के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों, ब्रिटिशर्स के समय में लाए गए एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज हमारे युवाओं के अंदर पढ़ाई का केवल एक ही मकसद रह गया है और वो मकसद है सरकारी नौकरी पाना। लेकिन डॉक्टर कलाम के मुताबिक हमें अपने आप को स्किल्ड करना है। हर व्यक्ति के पास किसी न किसी तरह की स्किल होनी चाहिए जो वो समाज में ऑफर कर सके। आज कई सारी बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों ने कहा है कि उनके पास जो इंजीनियर आते हैं उन्हें वास्तव में इंजीनियरिंग के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है। ऐसे में हम उन्हें रोजगार कैसे दें? ये बात केवल इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए ही नहीं है, बल्कि देश के लगभग हर सेक्टर के साथ यही परेशानी देखने को मिलती है। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी में जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसे पूरे मन के साथ स्किल सीखने के आधार पर करें। अगर कोई व्यक्ति बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी करता है तो उसे इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार इस कोर्स में होता क्या है और उस कोर्स की किताबों के बारे में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अगर वो मार्केट में अपनी इन स्किल्स के साथ जाएगा तो उससे उसको नौकरी भी मिलेगी और अपनी स्किल से वो समाज को भी बेहतर कर पाएगा। और फिर ये बच्चा अपने आप का लीडर बनता है, अपनी जिंदगी का लीडर बनता है। हर व्यक्ति को कम से कम इस तरह का लीडर तो बनना ही चाहिए। हमारे अंदर कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, वो टैलेंट तब तक किसी काम का नहीं है जब तक हमारे अंदर दया की भावना ना हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो मासूम लोगों और जानवरों पर अत्याचार करता हो, उससे कई गुना बेहतर एक ऐसा व्यक्ति है जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है पर जो दूसरे लोगों और जानवरों के लिए दया का भाव रखता है। आपने मेडिकल प्रोफेशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोफेशन के कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। इन्हीं में से एक एस्पेक्ट दया भी है। अगर हम मेडिसिन प्रोफेशन से जुड़े व्यक्तियों के अंदर किन्हीं 6 गुणों को देखें तो उसमें जेनरोसिटी यानी कि दया सबसे ऊपर आती है। कई बार आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में कभी कभी लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में हॉस्पिटल वाले उसका इलाज करने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन एक डॉक्टर जिसके दिल में दया होती है वो कभी किसी मरीज को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। दूसरा जरूरी गुण है एथिक्स यानी कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहना। इसके बाद तीसरा जरूरी गुण सहनशीलता है। एक डॉक्टर की जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब वो ये नहीं समझ पाते कि कोई उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है। ऐसे में डॉक्टरों को उस स्थिति को शांत रहकर संभालना होता है। इसके बाद अब बारी आती है परसेवेरेंस की, यानी अपने आप को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश। मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोग अपने आप को हमेशा नॉलेज से अपडेटेड रखते हैं और वो हमेशा अपने आप को और बेहतर करते रहते हैं। इसके बाद आता है कंसंट्रेशन। आप एक डॉक्टर से लापरवाही की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथों में किसी की जान होती है। ऐसे में एक डॉक्टर की लापरवाही एक व्यक्ति की जान जोखिम में डालने के बराबर है। आखिर में आती है इंटेलिजेंस। हमने ऊपर आपको जितनी भी विशेषताएं बताई उन सब के साथ साथ एक मेडिकल प्रोफेशनल को अपनी फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी
वो अपने मरीजों की मदद कर पाएंगे। तो साथियों, ये थे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के अंदर के कुछ आवश्यक गुण। लेकिन ये गुण केवल मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों में ही होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये गुण तो हर एक व्यक्ति में होने चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी तरह का काम क्यों ना करते हों। ये क्वालिटी हमें हमारे काम को बेहतर करने के लिए तो इंस्पायर करती ही है, साथ ही ये हमारे अंदर समाज के लिए कुछ करने की भावना भी बढ़ाती है। आज भारत को इसी जज्बे की जरूरत है, जो एक ऐसे बुद्धिमान यूथ को पैदा करे, जो बुद्धिमान तो हो ही, मगर साथ ही उनके अंदर लोगों के लिए दया भाव भी हो। इससे वो अपने देश के लिए समर्पित रहेंगे और अपने समाज के लिए लगातार काम करते रहेंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी किताब के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आपने डॉक्टर कलाम के विचारों के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। अब आप इनके आधार पर अपने जीवन के सफर की शुरुआत कर सकते हैं और लगातार उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने विचारों के जरिए वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारा मकसद केवल उन्हें किसी विशेष दिन पर याद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके उन सपनों पर काम करना होना चाहिए जो सपने उन्होंने भारत के लिए देखे थे। डॉक्टर कलाम ने 2020 में भारत के लिए कई सारे सपने देखे थे और खुशी की बात यह है कि हम उनमें से कई सपनों को बखूबी पूरा कर पाए हैं। 2020 के साथ साथ डॉक्टर कलाम ने अपने लॉन्ग टर्म मिशन के तहत 2050 तक भारत को एक डेवलप देश बनाने का सपना देखा था। इन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने देश के युवाओं से ही इन सपनों को पूरा करने की उम्मीद रखी है। आज भारत में औसत उम्र 30 साल से कम है, यानी भारत की लगभग 80% से भी अधिक आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है। तो आप जरा भारत के पोटेंशियल का अंदाजा लगाइए। अगर ये 1 करोड़ से भी अधिक की संख्या के युवा स्किल डेवलप करने के ऊपर काम करें, तो भारत का हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। और आज वास्तव में हमें इस चीज को करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अगर अपने आसपास भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग डिग्री तो करते हैं, लेकिन वास्तव में उस डिग्री का कोई इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि इंजीनियरिंग करने के बाद में कुछ लोग MBA करते हैं और उस दौरान वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही कई सारे उदाहरण आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे, जहां लोग और विशेष तौर पर युवा अपनी जिंदगी का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय ऐसी चीजों को करने में बिताते हैं जो उन्हें आगे करनी भी नहीं है। डॉक्टर कलाम इसी चीज को खत्म करने की उम्मीद रखते थे। उनका यह सपना था कि भारत का हर एक युवा एक स्किल्ड युवक के तौर पर आगे बढ़े, न कि हाथ में डिग्रियां लेकर। ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज न के बराबर आती हो। आज चीन के एजुकेशन में इतना आगे बढ़ने का कारण यही है कि वहां के युवाओं ने स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। भारत के लिए भी यही सही वक्त है जहां उसे अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना है। साथियों, ये बुक समरी डॉक्टर कलाम का युवाओं के लिए एक संदेश है कि कैसे देश को आगे पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने अपना सपना देश के युवाओं के साथ शेयर किया है। अब इसी यूथ की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर कलाम के उस सपने को पूरा करें, जिसमें उन्होंने एक स्वस्थ, मजबूत, आत्मनिर्भर और मेहनती भारत की कल्पना की थी। उनका ये सपना केवल युवा ही पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल किताबों की समरी सुनने के लिए जुड़े रहें।